हाँ, आज हम हिंदी पुस्तक गोधूली, कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्य खंड से अध्याय 7 रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचित उनका निबंध परंपरा का मूल्यांकन, इसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें रामविलास शर्मा जी ने दिखाया है कि किस तरह से परंपरा और साहित्य को में तालमेल उस तरह से बैठाया है उन्होंने, और बिना साहित्य के हमारी जो भी परंपरा है, रूढ़िवादी परंपरा, ये कुछ भी निश्चित नहीं है। और जो भी मनुष्य परंपरा को और समाज के जो भी आधारशिला है, अगर उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन करना चाहता हो या फिर जो कर रहे हैं, ये भी बिना साहित्य के संभव नहीं है। इसके लिए हमें अपने साहित्य को जानना होगा। इसी के बाद हम अपने समाज में और उसकी परंपरा में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए आज हम इसके दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। साहित्य में विकास की जो प्रक्रिया है, आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, समाज में विकास की जो प्रक्रिया है, उसी तरह से संपन्न नहीं होती है जैसे कि समाज में हो जाती है। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा गया है, और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता पुराने चरखे और करबे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार में श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। जो पुराने चरखे, जो भी पुरानी मशीनें हैं, उसके व्यवहार में श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। पर ये भी आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो हमारा सामंती समाज था उसकी अपेक्षा पूंजीवादी समाज के कवि श्रेष्ठ हो, ज्यादा अच्छे हो, यह भी जरूरी नहीं है। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बना रहा हो। कह रहे हैं ये भी संभव है कि जो आधुनिक सभ्यता है, अभी जो हमारी नई सभ्यता है, इसके विकास की कविता और जो हमारी पुरानी कविता है, पुराने कवि जो हैं, वो बिकाऊ भी हो सकते हैं। मतलब वो अपनी जो भी रचनाएं लिखते हैं, जो भी कविता लिखते हैं, वो बिकाऊ हो सकती है, किसी की नकल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। व्यवहार में वही देखा जाता है कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के कवि क्या भारत में, क्या यूरोप में पुराने कवियों को पीछे जो रहे हैं, पीटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच लाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है 19वीं सदी और 20वीं सदी के कवि, भारत हो या फिर यूरोप हो, जो कि पुराने कवियों को पीटे जा रहे हैं, यानी कि उनकी कविताएं अब नहीं चल रही हैं और आधुनिक कविताएं चल रही हैं, ऐसा अगर होता है तो वो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं। जो सभी कवि हैं, वो पूर्ववर्ती पहले के जो कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, मानते हैं उन्हें,
वे उनका अनुकरण नहीं करते हैं, नकल नहीं करते हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है, निचली कोटि का होता है, उसमें कोई बात नहीं होती है। और संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है, और संस्कृति असमर्थता का सूचक होता है। जो महान साहित्यकार हैं उनकी कला की आवृत्ति नहीं होती है, नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। यहाँ तक कि अगर एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाए तो जरूरी नहीं है कि उसका जो सौंदर्य है, कविता की जो सौंदर्यता है वो ज्यों का त्यों ही बनी रहे, जैसी है वैसी ही रहे, उसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव आता ही है। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। उसी का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया। जब अमेरिका ने बनाया तब रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के जो नाटक हैं वैसी चीज दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुई, मतलब कहीं भी नहीं हुई, इतने बड़े देश राज्य इंग्लैंड में भी नहीं हुई। इसी तरह से बहुत सारी कविताएं हैं जिनसे आधुनिक कवि सीखते हैं, उनकी नकल नहीं करते हैं। वैसी कविता दूसरी बार फिर नहीं बनाई जा सकती। भले ही उससे मिलती जुलती कुछ कविताएं लिखी जा सकती हैं, उससे मिलता जुलता कुछ कार्य किया जा सकता है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक यानी कि जिसमें दो परस्पर विरोधी होते हैं, ऐसे जो दो विरोधी भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वतंत्रता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। भौतिकवाद का अर्थ ऐसा नहीं है कि किसी का भाग्य उदय हो गया हो। सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्य निर्धारित नहीं हो सकता, नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यानी कि निर्मित, नियामक यानी कि निर्मित नहीं है। यदि मनुष्य परिस्थितियों को नहीं अपना सकता है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के द्वारा ही नहीं हो सकती। परिस्थितियां अलग है जो कि कभी भी आ सकती है, कभी भी किसी के जीवन में अलग अलग परिस्थिति आती है, वो निर्मित नहीं होती है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। मतलब कि अमेरिका में गुलामी थी और एथेंस में थी, लेकिन एथेंस की सभ्यता, एथेंस ने सारी यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। तो ये अमेरिकी मालिक थे जिन्होंने गुलाम बनाकर रखा, इन्होंने हमारे संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत
और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर रैफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेली इटली की देन। यहाँ हम एक और यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है, कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में जो भी समाज के हालात होते हैं उसमें कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का विकास नहीं होता है। दूसरी ओर यह भी देखा जाता है कि जहाँ परिस्थितियां सामान्य होती हैं, सही होती हैं, वहां पर कला का विकास नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ परिस्थितियां नहीं है वहां कला का विकास होगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका को देखते हैं और इससे यही पता चलता है कि मनुष्य कितना प्रतिभाशाली है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही अच्छा होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। साहित्य के निर्माण में ये जो प्रतिभाशाली मनुष्य हैं, जो कि अपनी जितनी भी उनकी परिस्थिति खराब हो या अच्छी हो, वो अपने कार्य को हमेशा करते ही जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के साथ ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है इनके साथ कि ये हमेशा अच्छा ही करते हो और ये हमेशा ही श्रेष्ठ हो, सबसे ऊपर हो, ऐसा भी नहीं है। इनमें भी कुछ दोष होते हैं, इनमें भी कुछ खामियां होती हैं। कला का पूर्णतः निर्दय होना भी एक दोष है। निर्दोष होना भी, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। ऐसी कला निर्जीव होती है। जिस कला में कह रहे पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है, कोई दोष नहीं है जिस कला में, वो भी एक दोष है। कुछ खराबी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ खराबी है, उस कला में भी कुछ खराबी है और ऐसी कला निर्जीव होती है, इसका कोई भी मायने नहीं होता। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है, कुछ अलग करने की उनमें क्षमता बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफी निंदा की जाती है, किंतु जो लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, वे सबसे ज्यादा व्यक्ति पूजा का प्रवाह भी करते हैं। यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है, क्योंकि साहित्य के जो मूल्य हैं वो राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। साहित्य कभी भी बदला नहीं जा सकता है और राजनीति हमेशा अदली बदली होती रहती है। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय को आनंद विवल कर देती हैं, आनंद से पूरा भर देती हैं। वह कहते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेने वाला और पानी देने वाला न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शैली विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नहीं आंखें देखेंगी, करोड़ों नई आंखें देखेंगी। तो ये था आज का हमारा
दूसरा भाग परंपरा के मूल्यांकन से, जिसमें कवि ने हमें, जिसमें रामविलास शर्मा जी ने हमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से कोई भी नई चीज और पुरानी चीज में अंतर हो सकता है। नई कविता पुरानी कविता में अंतर हो सकता है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता है पूरी तरह से, उसका अर्थ नहीं बदल सकता है। उसकी नकल करना सही नहीं है, पुरानी कविताओं का नकल करना सही नहीं है। भले उससे नई कविता, उससे जो भी ज्ञान लेकर हम नई कविताएं बना सकते हैं, लेकिन उसकी नकल करना ये गलत है। और जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में अपना कार्य करते रहते हैं, उनमें भी दोष होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मनुष्य हमेशा सटीक हो और सही हो। एक निर्दोष होना भी, वो भी दोष है। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है, निर्दोष होना भी एक दोष है। और ऐसा जो निर्दोष है वो निर्जीव है। तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें रामविलास शर्मा जी ने हम दर्शाई हैं इस निबंध के जरिए हमें। अब इसका तीसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।